अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट से 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के मामले पर इत्तफाक राय के लिए स्पीकर कौमी असम्बली जनाब अयाज सादिक साहब से मुलाकात की। ज़राए दावा करते हैं कि वज़ीर आज़म ने स्पीकर साहब को 14 नवंबर तक तरमीम पास करवाने का टास्क दिया है, जिसके बाद स्पीकर साहब ने इजलास बुलाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, JUIFA, इत्तेहादी जमातों के चीफ विप्स और पार्लिमानी लीडर्स को शिरकत की दावत दी। ताहम तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर्स ने इजलास में शिरकत ना की, जबकि दूसरी तरफ हुकूमत ने तमाम वफाकी वज़रा समेत हुकूमती अराकीन पार्लियामेंट के गैर मुल्की दौरे मंसूख कर दिए। अगर हुकूमत और अपोजिशन में इत्तेफाक राय पैदा ना हुआ तो ऐवान में नंबर गेम कुछ यूं है। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 224 वोट्स दरकार हैं, जबकि हुकूमती इत्तेहाद को कौमी असम्बली में तकरीबन 237 अरकान की हिमायत हासिल है। ताहम सेनेट में 3 वोट्स जराए बता रहे हैं कि शॉर्ट इस वक्त नजर आते हैं। आज़ाद सेनेटर फैसल वाउडा साहब की आज मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद वाउडा साहब का कहना था कि मौलाना साहब से नंबर्स पर नहीं बल्कि आईनी तरमीम की शिकों पर बात हुई है, जबकि मौलाना साहब का कहना था कि फैसल वाउडा साहब कोई पैगाम नहीं लाए, मुलाकातें होती रहती हैं, 22वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा ही नहीं आया तो हम उसके नुकात पर बात नहीं कर सकते। बिलावल ने कोई पर्चा आउट किया है, ये नहीं पता कि सही है या गलत। मुस्बत बात यह है कि वो भी इस चीज़ को देखेंगे, समझेंगे, उसके अंदर चीज़ों के अंदर कोई सवाल होगा, कोई जवाब होगा। नंबर या नो नंबर वाले सिचुएशन नहीं है, लेकिन मौलाना साहब का होना बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए। उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और वो रोल रहना चाहिए और रहेगा। ऑपोजिशन इत्तेहाद की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान साहब का कहना है कि इस हुकूमत के पास आईनी तरमीम का कोई जवाब नहीं। इनको शुक्र करना चाहिए कि अवामी मैंडेट और हिमायत के बगैर 16 सीटों के साथ पूरी हुकूमत संभाल ली। इस हुकूमत को तो शुक्र करनी चाहिए थी जब 16 सीटों के साथ आकर के इन्होंने पूरी हुकूमत संभाली। इनके पले तो ना अवाम का मैंडेट है, ना अवाम का सपोर्ट है, ना अवाम का एतमाद है, और न इनके पास आईनी कानूनी कोई भी जवाब और जस्टिफिकेशन और अथॉरिटी है कि आईन में तरमीम कर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने NFC अवार्ड्स के तनाजुर में कहा कि 17 सीटों से कोई तरमीम मंजूर नहीं हो सकती। सूबाई खुद मुख्तारी पर डाका मंजूर नहीं। देखिए जी, सूबाई खुद मुख्तारी पर तो डाका हरगिज़ मंजूर नहीं होगा। 17 सीटों से कोई भी तरमीम आए वो जो है गैर आईनी होगी। मीसाके जमहूरियत से 18वीं आईनी तरमीम और 18वीं आईनी तरमीम से 27वीं आईनी तरमीम तक हुक्मरानों के मफादात से मुताल्लिक तो तमाम तरामीम फौरी अमल में लाकर फ़ायदा उठा लिया गया। जैसा कि 3 मरतबा वज़ीर आज़म बनने की इजाज़त को तो इस्तेमाल कर लिया गया, मगर आम आवाम के साथ किए गए वादे आज तक वफा ना हो सके। 2006 में जब पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मीसाके जमहूरियत पर दस्तखत किए तो वो एक अहद था कि रियासती इदारों के जरिए सियासी इंतकाम को ख़त्म किया जाएगा। ज़रूरत थी कि सिविलियन बालादस्ती कायम हो, अदलिया आज़ाद रहे और गैर मुंतखब कुव्वतों की मदाखलत को रोका जाए। मगर 2 दहाइयाँ गुजरने के बाद वो वादे अब तारीख की गर्द में दफन हो चुके हैं, बल्कि जमहूरियत का ख्वाब अब हाइब्रिड निज़ाम के हाथों मसलियत की ताबीर बन चुका है। दिलचस्प तजाद ये है कि जिन जमातों ने कल आईनी तवाज़ुन और पार्लिमानी खुद मुख्तारी की बात की थी, आज वही उसे कौमी इस्तेहकाम का नाम देकर मरकजियत की हरा हमवार कर रही हैं। हुक्मरान का मौक़िफ़ है कि ये इदारों के दरमियान हम आहंगी के लिए ज़रूरी है, लेकिन सवाल ये है कि इस्तेहकाम किस के लिए, अवाम के लिए या इक़्तिदार के तसलसल के लिए? क्योंकि मीसाके जमहूरियत में आईनी अदालत के क़याम की सिर्फ 6 साल के लिए तजवीज़ दी गई थी। क्या अब इसका क़याम हमें मुस्तकिल बुनियादों पर नजर आएगा? चार्टर में तय था कि मखसूस नशिस्तें जनरल नशिस्तों के तनासब से दी जाएंगी, लेकिन 2024 के इंतखाबात में मीसाके जमहूरियत पर दस्तखत करने वाली जमातों ने इस उसूल की दचियां बिगेड़ दी। 2018 में फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में जम किया गया, मगर 27वीं आईनी तरमीम में फाटा को दोबारा वफाक के कंट्रोल में लाने की बातें हो रही हैं। चार्टर के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात जमाती बुनियादों पर आईनी तहफ़्फ़ुज़ के साथ होना थे, मगर अब पंजाब में गैर जमाती बुनियादों पर बल्दियाती इंतखाबात होंगे। मीसाके जमहूरियत के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की बाहमी रजामंदी से होनी थी, मगर 27वीं आईनी तरमीम में इस तरीक़ेकार की तब्दीली की भी तजवीज़ है। मीसाके जमहूरियत में वाज़ेह था कि निगरान हुकूमत में शामिल ओहदेदारान का हुकूमत कायम होने के बाद हुकूमती मामलात में किरदार नहीं होगा, लेकिन अब हमें हुकूमती उमूर में निगरान दौर के वुज़रा पेश नजर आते हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक चार्टर में तमाम जमातों से सियासी आज़ादी का वादा किया गया था, मगर 2024 में तहरीक इंसाफ को मुकदमात, गिरफ्तारियों और इंतखाबी निशान की जब्ती का सामना रहा। मीडिया की आज़ादी, नैब की जगह आज़ाद एहतसाब इदारा, ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन और अवामी मैंडेट के एहतराम का वादा 2024 के इंतखाबात में इस बुरी तरह से रौंदा गया कि खुद इत्तेहादी जमातें एक दूसरे को फॉर्म 47 का ताना देती रहीं।
वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब कहते हैं कि मीसाक जमहूरियत में भी आईनी अदालत के क़याम का जिक्र था। 18वीं आईनी तरमीम को रोल बैक नहीं किया जाएगा, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ है 2006 में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा, मियां नवाज शरीफ साहब, क्या उसके अंदर ये शिक मौजूद नहीं थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का क़याम अमल में लाया जाएगा? मैं कैटेगोरिकली ये बात अर्ज करना चाहता हूँ फ्लोर ऑफ द हाउस पे कि 27वीं तरमीम में 18वीं तरमीम को रोल बैक नहीं किया जा रहा। 34 साल डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का इलेक्शन जीतकर तारीख रकम कर दी। जोहरान युगांडा में पैदा होने वाले जुनूबी एशियाई निजात पहले मुस्लिम और एक सदी में सबसे कम उम्र मेयर बनने वाले नौजवान हैं। उन्होंने साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन और मौजूदा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हिमायत याफ्ता अरबपति लैंडलॉर्ड और साबिक गवर्नर एंड्रयू कोमो को शिकस्त दी है। मध्य मुकामी उम्मीदवार को अरबपति, डोनर और स्टैब्लिशमेंट की पुष्टपनाही हासिल होने के बावजूद नौजवानों, मेहनतकशों और मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ ने ममदानी को भरपूर सपोर्ट किया, जिसके बाद ममदानी 50% से ज़ायद वोट हासिल करने में कामयाब रहे। इंतखाब में 1960 की दिहाई के बाद पहली मरतबा टर्नआउट सबसे ज़्यादा था। ममदानी की इंतखाबी मुहिम रेंट फ्री, सेहत में यूनिवर्सल चाइल्ड केयर और तालीम जैसे अवामी मसाइल पर उनकी पूरी कैंपेन मरकूज थी। फैसला साजों के लिए इस इलेक्शन में सबसे अहम सबक यह है कि तरक्की याफ्ता ममालिक और महज़ब माशरों में अवामी मकबूलियत ताकतवर हल्कों से ज़्यादा अहम होती है। फातिहाना खिताब में ट्रंप को बराह रास्त चैलेंज करते हुए जोहरान ममदानी ने कहा, मुझे मालूम है कि आप देख रहे हैं, आपके लिए सिर्फ 4 अल्फाज हैं, टर्न द वॉल्यूम अप। न्यूयॉर्क को तारकीन वतन ने आबाद किया था, ये शहर तारकीन वतन की ताकत से बना और आज एक तारक वतन इस शहर की क़यादत करने जा रहा है। जोहरान ममदानी की जीत पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़ेर बहस है। उनकी इंतखाबी जीत में अवामी मसाइल के नारों को चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने पुराने स्लोगन रोटी, कपड़ा और मकान के साथ जोड़ते हुए कराची और न्यूयॉर्क का इकट्ठे जिक्र तो किया, मगर दोनों शहरों में तरक्याती फ़र्क ज़मीन और आसमान जैसा है। बाकी दही सिंध में भी गुर्बत और लाकानूनियत तारीखी सतह पर है। जोहरान की कामयाबी में पीपल्स पार्टी जैसी तमाम मेन स्ट्रीम जमातों के लिए सबक है कि अब सियासत के फैसले जेनजी के हाथ में हैं। सयूनी लॉबी की खुल्ला मुखालफत के बावजूद ममदानी का जीत जाना भी अमरीकी सियासतदानों के लिए काबिल गौर अमल और मुस्लिम सियासी बसात का मंजरनामा पेश करता है। आपको याद होगा कि जोहरान ममदानी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि बतौर मेयर नेतन्याहू भी अगर आया तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब। आप सेनेट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर हैं। सेनेटर साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अली ज़फ़र साहब, गुफ्तगू का आगाज़ इस बात से कि गुज़िश्ता रोज़ ऑल्दो आपने फ्लोर ऑफ द हाउस काफ़ी तफसीली तौर पे इस 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक आपके जो रिजर्वेशन थे, आपकी जमात के जो रिजर्वेशन थे, वो आपने सामने रखे हैं और आपको बहरहाल लग रहा है कि इस तरमीम के पीछे कोई और है। और अगर वाकई ऐसा है तो फिर आप क्या समझते हैं, ये मौजूदा हुकूमत कितनी कोई बेबस इस वक्त नज़र आ रही है कि जो वो तरमीम कर रही है उसमें उसकी खुद की भी कॉन्सेंट नहीं हो, और जहाँ पर बिलावल साहब को ट्वीट करके बाकायदा जो इंप्रेशन मिला है कि लीक कर देनी पड़ रहे हैं उसके नुकात? जी बिल्कुल, देखें, इसके 2-3 बड़े अहम हकायक हैं। और एक तो ये कि जितने भी काबीना के मिनिस्टर्स थे और हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के, जो आपके प्रोग्राम से भी आते रहे, उनसे आप 2 दिन पहले की अगर आप रिकॉर्डिंग देखेंगे तो उनसे आपने भी पूछा, बाकी लोगों ने भी पूछा कि जी कोई 27वीं तरमीम आ रही है, तो उन्होंने डिनाई किया। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं आ रही। तो इसका मतलब यह है कि उनको तो पता नहीं था। अभी भी, आज भी, जब ट्वीट के बाद भी मेरी बात हुई है कुछ पीपल्स पार्टी के लोगों से, कुछ और JUI के लोगों से, और उन्होंने कहा है कि हमें तो अभी तक ड्राफ्ट भी नहीं मिला, और ड्राफ्ट नहीं है, सिर्फ एक हवा में बातें हैं। तो इसका मतलब ड्राफ्ट कोई और बना के बैठा हुआ है, और ड्राफ्ट भी शायद मिनिस्टर्स को और काबीना को और प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं पता चला। सिर्फ इंडिकेशंस हैं, या पीपल्स पार्टी के पास भी नहीं है जो मुझे इंफॉर्मेशन आई है। तो इसका मतलब ये है कि ये अभी तक डिज़ाइन हो रहा है, और इसका मकसद एक ही लगता है। एक शहरी के तौर पे मैं अगर बात करूं, मकसद एक ही लगता है कि आपने एक आईनी अदालत बनानी है, क्योंकि बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं शायद सुप्रीम कोर्ट में, जिनको आईनी नौयत के, जिनको आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, शायद ये एक हो सकता है। दूसरा,
नजर ये आता है कि वो 18वीं तरमीम को ख़त्म करना चाहते हैं, आइन में ऐसी तब्दीलियां करना चाहते हैं जल्दबाजी में, जो ओरिजिनल आइन है हमारा 1973 का, उसकी रूह बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो इस किस्म की एक कंस्पिरेसी लग रही है मुझे, एक साजिश लग रही है आइन के खिलाफ। राइट। अली जफर साहब, मैं ये ज़रूर आपसे पूछना चाहती हूँ कि डार साहब ने गुज़िश्ता रोज़ जो फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि ये हुकूमत ही लेकर आ रही है, और उन्होंने इंसिस्ट किया इस बात पे कि ये हुकूमत ला रही है और लाएगी, और अब से कुछ देर पहले तक की खबर ये है कि 14 तारीख को ये मंजूर कराने का भी फैसला हो चुका है। जो याद सादिक साहब की ज़ेर सदारत जो कमेटी थी, बिजनेस हाउस बिजनेस की जो मशावरती कमेटी का इजलास हुआ, उसमें ये डिसाइड हो गया और तमाम एजेंडा और जो शेड्यूल है उसकी भी मंजूरी दे दी गई है। देखें, ये जल्दबाजी एक खुद ज्यादती है। ये जल्दबाजी जो है ये खुद शक व शक की निगाह से देखनी पड़ती है कि इसका क्या मकसद है। आइन है, बात कर रहे हैं आप, एक आइन, ऐसा आइन जो कि 1973 में सारी सियासी जमातों ने मिल के मुशावरत से बड़ी डिबेट के बाद एक आइन दिया था, और जिसपे पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं, जो चेयरमैन थे भुट्टो साहब, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, उन्होंने उस पे फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा था कि किसी पार्टी का आइन नहीं, ये पाकिस्तान की कौम का आइन है। और उसके बाद हम हमेशा सारे यही समझते रहे कि ये हम सब का आइन है। उसमें अगर किसी किस्म की टिंकरिंग करनी है, तब्दीली करनी है, कोई ऐसी चीज लेके आनी है, तो उसके लिए पूरी ओपन ट्रांसपेरेंट डिबेट होनी चाहिए। तो अली यानी ज़फर साहब, वो साफ तो शफाफ। चाह रहे हैं कि डिबेट इस पे, वो तो कमेटी को गुज़िश्ता रोज सागदार साहब ने भी कहा कि इसको पहले कमेटी को भेजा जाए, फिर फारूक इजनाइक साहब से के भी हवाले से कहा कि मैं वो भी दरख्वास्त करना चाहूंगा कि लॉ कमेटी भी जो है वो भी नेशनल असेंबली की, वो भी इसमें आए और जॉइंटली इस पे एक डिस्कशन, और उसके बाद ही फिर हम इसको पास करने की तरफ आए। जी, मेरी स्पीच के बाद ये कहा था लीडर ऑफ द हाउस ने, बिल्कुल सागदार साहब ने कहा था ये। लेकिन इशू ये है कि अगर ये बात है कि आप उसके ऊपर डिबेट करना चाहते हैं, तो फिर जल्दबाजी क्या, फिर ये क्या खबर कि 14 तारीख को वो पास करवा देंगे। ये फिर दोनों चीज़ों में आपको नहीं लगता कि एक तरह से दोनों मुख्तलिफ बातें हैं। एक तरफ ये कि इसको पूरी तरह डिबेट कराई जाए, लॉयर्स कम्युनिटी को भी देखा जाए, उनसे भी बातचीत की जाए, पब्लिक को भी अवेयर किया जाए, और दूसरी तरफ ये कहना कि 14 तारीख को हम इसको चुप करके पास कर देंगे, जिस तरह 26वीं तरमीम आई थी। आपको याद है 26वीं तरमीम का भी ढांचा जो था, जो ड्राफ्ट था, वो किसी के साथ शेयर नहीं किया गया था। आखिरी मिनट पे बिलावल साहब उसको ने हर कहा एक था, को, बिलावल साहब तक को भी जी, नहीं पता था। कि उनको भी नहीं पता था। तो ये तो तरीका नहीं होता आइन को तब्दील करने का। आइन कोई आम चीज नहीं है। लेकिन अली ज़फर आइन साहब, आइन आपकी जमात को, आपको तो इवन आज भी मदऊ किया गया था कि इसमें आए, शिरकत करें। वो सेनेटर शेरी रहमान साहिबा जिस तरह से कह रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर 27वीं आईनी तरमीम को अपोज करना चाहती है तो वो कायमा कमेटियों में वापस आए, बिल जो है वो वहीं पर रेफर होगा, आपको पता है, फिर उसके बाद उसकी मंजूरी नजर आएगी। लेकिन आप लोग की तरफ से बिल्कुल नहीं सोचा जा रहा है कि एक वन टाइम के तौर पर जो है वो पीटीआई कमेटियों में वापस आ जाए, या फिर आप समझते हैं कि ये दरवाजा जो है ये बहरहाल आपके नजदीक बंद है? देखिए, फिलहाल तो बंद है। दो इसमें मैं जवाब दूंगा। जी। पहली पॉइंट तो ये है कि हमें कल कोशिश की थी, मैंने खान साहब से मिलूं इस पॉइंट पे, ताकि उनसे इंस्ट्रक्शंस ले सकूं, बड़ी वाज़ेह उनके साथ हदायत ले सकूं डिस्कशन के बाद। लेकिन वो मुलाकात नहीं हो सकी। तो पहली बात तो ये है कि हमें नहीं पता कि हमारी पार्टी का इस वक्त क्या मौक़िफ़ होगा। दूसरी बात यह है कि अगर हमने वापस जाके बातचीत करनी भी है, तो उसका एक बहुत तादाद में हमारा व्यू ये है, बहुत बड़ी तादाद में हमारी पार्टी के लोगों का व्यू ये है कि क्या फ़ायदा होगा उसका, क्योंकि इन्होंने तो अगर फैसला कर लिया है 27वीं तरमीम लाने का, और उन्होंने फैसला कर लिया है कि हमने क्या करना है उसमें तरमीम में, और तो कहा भी जा रहा फिर है कि नंबर्स भी पूरे हैं। नंबर्स भी पूरे हैं। तो हमारी बात तो एक ड्रामे के लिए वो सुनेंगे, लेकिन उसमें कोई जेन्युइन निगोशिएशन या कोई डिस्कशन का हमें नज़र नहीं आता। तो क्या फ़ायदा जाने का। ये भी एक सेकंड ओपिनियन है। एक मुख्तसर ओपिनियन ये भी है तीसरी साइड पे, कि नहीं, हम जाके कम से कम अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। लेकिन इतना तो ज़रूर होगा, और वो ये है कि जब भी कोई ड्राफ्ट हमें सामने नज़र आता है, हम उसको पब्लिक में भी डिबेट करेंगे और पार्लियामेंट में भी डिबेट करेंगे। और ये भी ज़रूर आपको मैं बता दूं कि अगर ये पास कर लेते हैं ये तरमीम, तो हमारे पास तरीक़ेकार हैं। हम फिर उसको जो जो दो तरीके हैं हमारे पास, एक हम चैलेंज करेंगे, जिस हमने 26वीं तरमीम को चैलेंज किया था,
और अभी उन अदालत दरख्वास्तों का फैसला आना बाकी है कि 27वीं आईनी तरमीम जो है वो सर पे मुसल्लत की जा रही है। जी, इसीलिए शायद ये हमें शक हो रहा है कि ये एक केस है जिसको फिर वो फर्दर ट्रांसफर करना चाहेंगे अदालत नहीं बना के उसके पास, ताकि उसका फैसला अपने हक में करा सकें। लेकिन और ये शक की वजह यही है कि जैसा जल्दबाजी कर रहे हैं वो, कि हम अभी इसी महीने हमने करना है सब कुछ। लेकिन अली लेकिन जफर साहब ये जरूर बताइए कि कानूनी और आईनी एतबार से मतलब कि 26वीं, अभी जिस तरह हम बात करें कि 26वीं आईनी तरमीम की उन दरख्वास्तों का फैसला, और अभी भी आपको पता है कि वो आईनी बेंच में जो ये जेर समात है मामला, ये अभी भी वो उन्हीं नुकात के इर्द गिर्द ये बात घूम रही है कि फुल कोर्ट बनना चाहिए, उसकी कॉम्पोजिशन क्या होनी चाहिए। अभी ऐसे में ये 27वीं आईनी तरमीम की क्या फिर हैसियत होगी उस फैसले से कबल ही? देखिए, अगर अमेंडमेंट हो गई तो फिर तो आइन का हिस्सा बन जाएगा वो, और उसको फिर आपको 26वीं तरमीम का वो वाली जो पिटिशन है वो तो मेरी नज़र में फिर ख़त्म हो जाएगी। फिर नई पिटिशन फाइल करनी पड़ेगी 27वीं तरमीम के खिलाफ, और उसकी फिर दोबारा समाअत होगी। कानूनी तौर पे तो यही पोजीशन है। लेकिन हमने जिस तरह 26वीं तरमीम के खिलाफ लॉयर्स मूवमेंट की कोशिश की और कोशिश कर रहे हैं, उसी तरह हम फिर 27वीं तरमीम के खिलाफ भी एक लॉयर्स की मूवमेंट और सिविल सोसाइटी की मूवमेंट करेंगे इंशाल्लाह। सो आप लोग और इरादा रखते हैं वकला बरादरी को ऑन बोर्ड लेने में और सिविल सोसाइटी को भी ऑन बोर्ड लेने में, यही जो आईनी स्कीम और जुडिशरी की तब्दीली के हवाले से? जी, अगर उन्होंने ये इसको बुलडोज कर दिया और पास करा लिया। राइट, बट उससे कबल क्या अली जफर साहब आपकी जमात इस बात पर भी गौर करिए, क्योंकि मसला ये है कि हुकूमत कहती है उसके पास 2/3 के हवाले से तो नंबर्स पूरे हैं बज़ाहिर, लेकिन जेयूआई, और ये भी क्लेम करिए कि जेयूआई के बगैर भी वो बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में है। तो पीपल्स पार्टी का ऐसे में रोल आपके ख्याल में कितना डिसाइसिव और क्रूशल होगा, और क्या उनको अप्रोच या रीच आउट करने के हवाले से कुछ सोचा जा रहा है, या मौलाना साहब को? जी देखें, बिल्कुल पीपल्स पार्टी का भी और जेयूआई का भी रोल बहुत अहम होगा इसमें। पीपल्स पार्टी का मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि पीपल्स पार्टी ने ही, उनके जो बानी थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उन्होंने ही आइन 1973 का दिया था। और जब आइन दिया था 1973 का, तो उन्होंने बाकायदा अनाउंस किया था कि ये आइन सिर्फ किसी पार्टी का नहीं, या पॉलिटिकल पार्टीज का नहीं, ये अवाम का आइन है। बिल्कुल। और हम सब उसके बाद आइन को समझते रहे हैं कि हमारा अपना आइन है। इसलिए पीपल्स पार्टी ने जब 18वीं तरमीम भी दी, तो उन्होंने यही अनाउंस किया कि हम इसके आइन का, जो 1973 का आइन है, जिसमें बहुत सारी मुदाखलत की थी डिक्टेटर्स ने, हम उस मुदाखलत को ख़त्म करके ओरिजिनल आइन के रूह के मुताबिक आइन को बना रहे हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी क्लेम किया था, और वो समझते हैं कि ये ट्रॉफी है हमारी, और राइटली सो, वो सही समझते हैं कि हमारी उनकी ट्रॉफी है, कि उन्होंने 18वीं तरमीम में एक जुडिशरी की आज़ादी का बहुत सारी शिकें थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने ज़्यादा आज़ाद किया था, और उसके साथ साथ जो सूबे थे उनके जो हक थे, उनके जो हकूक़ थे, जायज़ हकूक़, वो उनको दिए थे। तो अगर ये सारा कुछ वापस ले रहे हैं और 1973 के आइन को भी तबाह करना चाह रहे हैं, उसकी रूह को, तो फिर पीपल्स पार्टी को उसूलन तो हमारे साथ खड़ा होना चाहिए और पीपल्स पार्टी को इसको अपोज करना चाहिए। सो आप लोग आप कोशिश करेंगे, आपकी जमात? जी, मैं तो जिस तरह अभी आपके सामने भी कोशिश कर रहा हूँ ये उनको समझाने की, आपके प्रोग्राम के जरिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपनी स्पीच में भी उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मेरी उम्मीद है, नज़र नहीं आता मुझे कि वो मेरी बात मानेंगे। नज़र तो यही आता है कि वो जिस तरह 26वीं तरमीम का उन्होंने भरपूर साथ दिया, वो उसी तरह साथ देंगे, क्योंकि उनको इक़्तिदार में रहना है। लेकिन उम्मीद फिर भी उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, तो मैं उम्मीद तो रखूंगा। नजर नहीं आ रहा राइट, मुझे कि बट मेरी बात सो मानेंगे। आप समझते हैं कि फिर ये जो एफर्ट है वो बहरहाल उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि इनके पीछे अगर कोई और है, कोई और ताकत है, और अगर ये बज़ाहिर एक फिक्स मैच है, तो फिर तो आपके ये मैसेज जो है इट विल फॉल ऑन डेफ ईयर्स। बट फिर आपके पास इट लीव्स योर पार्टी अली जफर साहब विद लेस ऑप्शंस, क्योंकि नंबर्स आपके पास नहीं है। आपके पास, आपने कहा कि वकला बरादरी को आप लोग इकट्ठे कर सकते हैं, ऑन बोर्ड ले सकते हैं, बट अदर देन दैट आप एहतजाज करेंगे पार्लियामेंट में, फ्लोर ऑफ द हाउस स्पीचेस करने से ज्यादा महज और कोई ऑप्शंस नहीं है आपके पास। ये बिल्कुल सही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कई बार स्पीचेस करने से शायद
कोई कम से कम रिकॉर्ड पे तो आएगा और शायद कोई उससे चेंज हो जाए। तो स्पीच करना तो हमारा हक है और हम भरपूर करेंगे। उसका फायदा ये भी होता है कि एक अवाम को पता चलता है कि हमारे पॉइंट्स क्या हैं, हम किस वजह से इसको अपोज कर रहे हैं, हम क्यों इसकी मुखालफत कर रहे हैं। तो अवाम का भी एक प्रेशर अपनी जगह कायम होता है और अवाम का जो प्रेशर है वो सियासी जमात पे बहुत असर रखता है। पर तो मेरी नज़र में ये एक्सरसाइज तो उसको बेमायने नहीं है। एक्सरसाइज डिबेट की बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है एक पार्लियामेंट्री जमहूरियत में। लेकिन उसका फ़ायदा एंड पे इवेंचुअली होता है आज कि कल के परसों कभी ना कभी तो होगा। हो सकता है आज ना हो सकता है कल उसका फ़ायदा हो जाए इस डिबेट का। राइट। और एलिजाबेथ साहब, आखिर में क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ ही सेनेटर फैसल वावडा साहब ये बात रिले कर रहे थे कि अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी एहतजाज के हवाले से कुछ गेरअप होने की कोशिश करती है तो फिर उनको फेंटा लगेगा। फिर इवेंचुअली वो टीएलपी का हवाला देते हुए कह रहे थे कि फिर टीएलपी की तरह का बैन भी आयद किया जा सकता है। जी, ये मैं ही प्रोग्राम पे था जिस पे उन्होंने ये बोला था जी, बड़ी हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में। जी जी। बड़ी वाज़ेह धमकी दी थी उन्होंने। और बहरहाल वो अपना, मेरी नज़र में उनकी धमकी जो है वो अपनी जगह, लेकिन एहतजाज का हक हमारा हक है। हम पुरअमन एहतजाज करते रहेंगे और कोशिश करते रहेंगे कि करें, क्योंकि ये हक हम सिर्फ धमकी की वजह से हम पीछे नहीं हट सकते इस हक से। हम कौन सा कोई तोड़ फोड़ का बात कर रहे हैं, वो हमारा, हमें अपना जिम्मेदारी पता है कि आइन में हमारी क्या गुंजाइश है, एहतजाज किस तरह होता है किस तरह नहीं होता। हम तो बात कर रहे हैं लोगों तक ये आगाही पहुंचाने का, लोगों तक जो हमारे हर सियासी जमात का इनफैक्ट ये एक बनती ही इसलिए है कि वो एहतजाज करे, लोगों से जलसे करे, जुलूस निकाले और एक तरह से अपनी कौम को आगाह रखे कि क्या दुरुस्त है क्या गलत है। तो ये मेरा ख्याल है कि इस चीज़ को रोकना और ये धमकी देना, ये बिल्कुल, ये बल्कि खिलाफ आइन है, ये खिलाफ वर्जी है बुनियादी हकूक़ की। तो हम इन धमकियों से डरते नहीं हैं। राइट। और एलिजाबेथ साहब, एक और सवाल जो कि साबका जो लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो छोड़ चुके हैं, वो बहुत चंद दिनों से मुतहर्रिक नज़र आ रहे हैं। वो चाहते हैं कि जेल क़यादत के थ्रू जो है वो एक माहौल, सियासी जो दर्जा हरारत है उससे कम किया जाए। और अल्टीमेट गोल बताया जा रहा है इमरान खान साहब की रिहाई है। टारगेट वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप को भी कर रहे हैं कि वो अब तक डिलीवर नहीं कर सके। दूसरी तरफ अगर पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप के अंदर डिविजन्स भी और कुछ ऐसी खबरें सामने आती हैं, इवन लास्ट वीक तक की जो मामलात थे जिसमें वो लिस्ट के हवाले से ही वो बड़ी एक अभाम पैदा हो गया था कि लिस्ट आपकी तरफ से भी एक आई, एक लिस्ट सलमान राजा साहब की तरफ से भी आई। वो भी अफाम तफहीम हो चुके हैं उस मामले पे, और एक ही लिस्ट और एक ही तर्जुमान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजर आएंगे। सलमान राजा साहब के थ्रू ही इमरान खान साहब का पैगाम रिले होगा। खबर तो कल यही आई है, जो खबर हमने सुनी कल, तो उसमें तो यही पैगाम अंदर से आया है। लेकिन देखें, ये लिस्ट का जहाँ तक मामला है, ये तो बहुत छोटी सी बात है। इसको मैं तनाज़ा नहीं समझता या कोई डिस्प्यूट नहीं समझता। वो कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकी थी और इसलिए दो लिस्टें आ गई। अब हमने आज एक जॉइंट डिस्कशन के बाद लिस्ट जारी की है। लिस्ट देना और ना देना ये क्लरिकल काम है। खान साहब ने चूंकि मुझे कहा था इसलिए मैं दे रहा हूँ। वो लिस्ट का कोई अहमियत नहीं है मेरी नज़र में। वो वैसे ही एक डिस्प्यूट बन गया, क्योंकि हर चीज़ छोटी से बड़ी डिस्प्यूट बन जाती है। लेकिन असल में उसमें कोई डिस्प्यूट का मसला नहीं, वो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक ताल्लुक है हमारा पीटीआई का, पीटीआई बड़ा वाजे है इस बात पे कि हम अपने जो हमारे बानी चेयरमैन हैं, हम जब तक उनसे मुलाकात नहीं करते, उनकी हदायत नहीं लेते, हमारे मुख्तलिफ व्यूज़ ज़रूर होते हैं, लेकिन जब तक हमारी हदायत वहाँ से नहीं आती, हम अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस भी करते हैं, डिस्कस भी करते हैं। एक बार वहाँ से व्यूज़ आ जाएं, इंस्ट्रक्शंस आ जाएं, गाइडेंस आ जाए, तो फिर उस पर हर कोई मुत्तफिक होता है और उस पर अमल दरामद होता है। तो डिस्कशन विद इन द पार्टी, यानी पार्टी के दरमियान किसी किस्म की बहस, इसको मैं कभी भी डिस्प्यूट या तनाज़ा नहीं समझता। अब आपने जिक्र किया जो हमारे एक्स पीटीआई के लोग थे और लोग हैं, वो आपस में बैठ के मुशावरत कर रहे हैं और डिस्कशन कर रहे हैं।
इस पे दो किस्म की राय हैं। कुछ लोग बड़े नाराज हैं और कहते हैं कि ये क्यों हो रहा है और उनका क्या हक है कि पीटीआई के बारे में बात करें। मैं इसको ज़रा ज़ाती तौर पे मुख्तलिफ एंगल से देखता हूँ। मैं समझता हूँ वो भी पाकिस्तान के शहरी हैं, पीटीआई के मेंबर्स नहीं रहे, लेकिन अगर उनको पीटीआई का के बारे में कोई बात करनी है, चाहे वो उसकी बात माने या ना माने आप उनकी, लेकिन बात करने का हक उनका ज़रूर है। वो आपने फेमस एक फ्रेज सुना होगा कि जिसमें ये कहा गया था कि मैं आपकी बात से कभी नहीं एग्री करता, मैं बिल्कुल आपकी बात नहीं मानता, लेकिन आपकी बात करने की हक के लिए मैं आपके लिए जान भी दे सकता हूँ। राइट। तो ये प्रिंसिपल होना चाहिए। हर एक को हक है कि वो जो मर्जी बोले, और जो मर्जी और बात जो करे। तजवीज़ वो दे रहे हैं वो आप समझते हैं कि काबिल अमल है और उसके लिए वो एफर्ट बिल्कुल उनको जारी रखनी चाहिए? वो अपना एफर्ट करें, उनको कौन रोक सकता है। वो आज़ाद लोग हैं, जो मर्जी करें। तो इसलिए मैं उस चीज़ को नहीं समझता। अगर वो समझते हैं कि एक दुरुस्त एक रास्ता है जिस पे वो चलना चाहते हैं तो चलें, लेकिन जब तक जहाँ तक पार्टी का ताल्लुक है, पार्टी तो वही करेगी जो खान साहब, खान साहब करेंगे। सो खान साहब की अप्रूवल्स और खान साहब की नॉट जो है वो दरकार है। और कल ये भी अली ज़फ़र साहब बात सामने आई थी कि महमूद अचकज़ई साहब को ही इवन मुज़ाकरात के हवाले से खान साहब ने उन्हीं के थ्रू जो है उन्होंने कहा उन्हीं के तहत मुज़ाकरात होंगे। इससे क्या इंप्रेशन लिया जाए? ये बार बार हम सवाल आपसे इसलिए करते हैं क्योंकि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की सरबराही का मामला होता है तो वो अचकज़ई साहब का नाम सामने आता है, लीडर ऑफ द अपोजिशन नेशनल असम्बली का नाम आता है तो वो अचकज़ई साहब के तौर पर जो है खान साहब उसके लिए एंडोर्स करते हैं। ये और अभी भी मुज़ाकरात में ये दूसरी बार है, गुज़िश्ता साल भी हमने यही देखा था, अचकज़ई साहब के लिए ही मुज़ाकरात का कहा था। लीडरशिप पर वो उस तरह से एतमाद नहीं कर पा रहे हैं या बात कोई और है? ये इसका जवाब बड़ा मुश्किल है मेरे लिए देना। ऑब्वियसली आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू आपने अपने सवाल में ही पॉइंट ऑफ व्यू दिया, वो भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। लोग कह रहे हैं कि आपको इसका मतलब है कि कोई पार्टी में लीडरशिप पे एतमाद नहीं है, लेकिन ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि ऐसी बात नहीं है। ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि उनको एक टास्क दिया गया है अचकज़ई साहब को और मौलाना साहब को खान साहब की तरफ से, और वो टास्क स्पेसिफिक टास्क है जिस पे उन्होंने काम करना है। वो हो सकता है कि वो नहीं चाहते कि पीटीआई से कोई इस वक्त मुज़ाकरात करे और इसलिए उन्होंने वहाँ डायरेक्शन दी है। लेकिन ये बात कि उन्होंने ये डायरेक्शंस दी हैं, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये कल ही मुझे भी पता चली है। मुझे कोई खान साहब से डायरेक्टली बात नहीं हुई, ना ही मैंने खान साहब से इसके ऊपर कोई डिस्कशन सुनी है। तो मैं उसी बात पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ जो मैंने सुनी या आपने सुनी। डॉक्टर उस्मा के जब थ्रू जो मेरी उनकी हमशीरा के थ्रू बाहर आई है जी। जी, जब मैं वो किस कॉन्टेक्स्ट में है, किस उसके पीछे क्या रीजनिंग है और उस पे उसकी हद क्या है, इसके बारे में मैं बिल्कुल कुछ नहीं कह सकता। मैं खुद सिर्फ इतना ही सुना है। तो मैं जब मिलूंगा उनको, जब मुझे मौका मिलेगा मिलने का, तो फिर मैं ज़रूर उनसे तफसीलन पूछूंगा, उस पर डिस्कशन भी उनसे करूंगा और उनसे वजूहात भी पूछूंगा। And so hence you will only believe what you hear from Imran Khan साहब directly. नहीं, यकीन उन्होंने कहा होगा ज़रूर, लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में और किस उसमें उसके हदूद क्या हैं और उसकी वजह क्या है, वो तो वो ही बता सकेंगे उस पर मुझे। क्लैरिटी आना भी जरूरी है। बट थैंक यू सो मच अली ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू फॉर योर टाइम सर। सेनेटर अली ज़फ़र साहब से गुफ्तगू करे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेट में पार्लिमानी लीडर हैं, जिन्होंने कहा इमरान खान साहब के सामने वो मुलाकात करने के ख्वाह थे, ख्वाहिशमंद थे। गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात नहीं करने दी गई, ऑल्दो वो कहते हैं कि मुलाकात अगर होती तो इमरान खान साहब के सामने वो 2-3 गुजारिशात ज़रूर सामने रखते, जिसमें इसी कमेटियों के जो मामला है और जो कि बार बार इंसिस्ट किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि ये वापस आएँ, रिव्यू करें अपने डिसीजन को। और इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि ये वो ज़रूर ये बात सामने रखते। एक वो समझते हैं इस पूरे अमल को जिस तरह से एक हेस्ट में लेकर आगे बढ़ा जा रहा है। 14 नवंबर को बाकायदा तौर पे अब कह दिया गया है कि ये मंजूर कराने के अभी हवाले से फैसला कर दिया गया आईनी तरमीम को। उन्होंने कहा जल्दबाजी में की जा रही है और ये कॉन्स्पिरेसी ज़्यादा लगती है। अगरचे पीपल्स पार्टी को अली ज़फ़र साहब ने इस प्रोग्राम के थ्रू भी
पैगाम ज़रूर दिया है कि वो इस 27वीं आईनी तरमीम के एटलीस्ट साथ नहीं खड़ी होगी, कि जिसके नतीजे में 18वीं आईनी तरमीम का जो वो इतना उसको इतना सेलिब्रेट करती थी और एक पोजीशन अपना इख्तियार हमेशा से करती रही, उसके रिवर्सल से लेकर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की क़याम से लेकर और जो इस तरह से ये एक आईनी स्कीम लेकर आई जा रही है जुडिशरी में एक तब्दीली के हवाले से, एटलीस्ट पीपल्स पार्टी बीइंग द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो इसके साथ नहीं खड़े होंगे। और एक पैगाम अली ज़फ़र साहब प्रोग्राम के थ्रू भी दे रहे थे। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।